राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट पिछले कक्षा में चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का यह चैप्टर है का अध्ययन शुरू किए थे। पिछले 2 क्लास में हम ये जाने कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। अनुक्रम एवं श्रेणी या श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी क्या है? पदों के आधार पर अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं और पदों के आधार पर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। साथ में हम ये भी देखें कि अनुक्रम और श्रेणी को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार से निरूपित करते हैं। अब आज का जो चैप्टर है स्टूडेंट, टॉपिक है, चैप्टर तो सीक्वेंस एंड सीरीज ही है। आज का जो टॉपिक है यह प्रोग्रेशन है। अब ये समझने का कोशिश करते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में इस प्रोग्रेशन शब्द को क्यों लाया गया, यह प्रोग्रेशन क्या है, पहले समझने का कोशिश करते हैं और तब इसके परिभाषा की बात करेंगे। अब हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं। इस प्रकार का एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। इसका पहला पद जो है वो 2 है और इसका दूसरा पद 4 मतलब 2 into 2 है। इसका तीसरा पद 6 मतलब 2 into 3 है। इसका चौथा पद 8 2 into 4 और पांचवा पद 10 है मतलब 2 into 5 है। इस 2 को भी स्टूडेंट हम लोग 2 into 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, इस पूरे एनालिसिस को देखिए। ये 2 जो आप देख रहे हैं ये सभी में कांस्टेंट है, जबकि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये डाटा चेंज हो रहा है। एज ऑन चलता रहेगा। इसी प्रकार से अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो इसका यनवा पद हम लिख सकते हैं। ये तो 2 हो गया और देखिए यहां 1 2 3 4 5, तो ये पूरा का पूरा एक प्राकृत संख्या है, 2n हो गया, जहां n एक प्राकृत संख्या है। मीन्स an इक्वल टू 2n। इस पूरे अनुक्रम को का यनवा पद अगर हम एक्सप्लिसिट फंक्शन के रूप में डिस्क्राइब कर पाए तब इस अनुक्रम को ही हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे। कहने का अर्थ है कि प्रोग्रेशन शब्द जो है सीक्वेंस को ही डिफाइन करने के बाद बनता है कि अगर सीक्वेंस के पदों का यनवा पद एक्सप्लिसिट फंक्शन के रूप में लिखा जाए, फॉर्मूला के रूप में लिखा जाए, तब उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अगर प्रोग्रेशन का डिफिनेशन देना हो तो लिखेंगे कि इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कैन बी described
बाई explicit formula, then sequence is called प्रोग्रेशन। तब इस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर आप सीक्वेंस का nth टर्म को एक्सप्लिसिट फॉर्मूला में आप नहीं बदल सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में वह एक सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन नहीं है। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल देखा जा सकता है। अगर इसमें हिंदी कहा जाए तो कह सकते हैं कि वह अनुक्रम प्रोग्रेशन को आप प्रगति कह सकते हैं, कड़ी कह सकते हैं, प्रगति कह सकते हैं। आप प्रोग्रेशन ही याद रखें तो ज्यादा बढ़िया है। वह अनुक्रम प्रोग्रेशन कहलाता है यदि अनुक्रम का पदों का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला के रूप में व्यक्त किया जाए। यह वह अनुक्रम प्रोग्रेशन कहलाता है यदि अनुक्रम के पदों को एक्सप्लिसिट फॉर्मूला के रूप में व्यक्त किया जाए। कहने का अर्थ है कि आप इसे an बराबर या fn बराबर आप उसे लिख सकते हैं, तभी वह अनुक्रम आपका प्रोग्रेशन कहलाता है। एक और उदाहरण से हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। 1 3 5 7 9 ऐसो। यहां देखिए, इसका पहला पद 1 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद हमारे पास 5 है, चौथा पद 7 है और पांचवा पद ये 9 है। इस 3 को हम लोग 2 into 1 प्लस 1 लिख सकते हैं और इस 5 को हम लोग इसे भी, ये 1 है, 1 को हम लोग 2 into 0 कर लें और प्लस 1 कर लेते हैं। और 5 को 2 into 2 अब प्लस 1 और 2 into 3 प्लस 1 और 9 को 2 into 4 प्लस 1 लिख लेते हैं। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखते हैं लिखकर कि 2 into 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसे हम 2 into 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसे हम 2 into 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। 2 into 4 8 हो गया और माइनस 1 कर दिए 7। 2 into यहां 5 हो गया, अब माइनस 1 लिख सकते हैं। यहां ये नेचुरल नंबर है जबकि ये होल नंबर है। इसमें देख सकते हैं आप कि यहां ये 2 जो है ये बिल्कुल कांस्टेंट है, सभी में है, और प्लस 1 भी आपका कांस्टेंट है स्टूडेंट। तो हम इसे an को दो तरीके से लिख सकते हैं। हां, an बराबर
क्या लिख सकते हैं? यहां जो an हमारे पास में है ये पार्टिकुलर है, an बराबर 2 इंटू n और प्लस 1 लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, 2 इंटू आर कर देते हैं स्टूडेंट, n ठीक नहीं है, n ए आर कर लेते हैं, आरवा पद। यहां जो आर है वो हमारे पास होल नंबर से बिलोंग करेगा, होल नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर होल नंबर में यहां 0 रखेंगे तो ये तो डाटा आएगा, लेकिन यहां ए नॉट हो जाएगा, और जबकि यहां A1 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि ये पूरा का पूरा ये डाटा सबमिट नहीं हो रहा है। तो इसे लिखना बिल्कुल कह सकते हैं कि इस डाटा के लिए गलत हो जाएगा, इस डाटा के लिए, क्योंकि r इक्वल्स टू होल नंबर 0 करते हैं तब ये सबमिट नहीं होगा, A नॉट हो जाएगा, A 0 हो जाएगा, जबकि यहां A1 है। तो कहने का अर्थ है, और सीक्वेंस का डिफिनीशन भी है कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमें इस डाटा को फॉलो करना होगा। इसमें भी देख रहे हैं कि 2 कांस्टेंट है और साथ में -1 भी सभी डाटा में एप्लीकेबल है। यहां क्या है कि हम इसे an बराबर 2n -1 लिखेंगे, जबकि n यहां नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो यह भी ध्यान रखना है कि कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको फील हो कि वो प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहा है और हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन आपको सीक्वेंस में प्रोग्रेशन के लिए लिखना वो सही नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान देंगे तो हमारे पास जो करेक्ट हो गया वो ये डाटा हो गया, an इक्वल टू 2n -1, मतलब यही इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हुआ, जबकि ये लिखना हमारा गलत हो गया। इसलिए इस डाटा को 2 प्रकार से हमने एनालिसिस किया। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां A1 है और जब W का मतलब होल नंबर होता है, जब 0 रखेंगे तो यहां A 0 हो जाएगा, जिसे A नॉट कहते हैं, A नॉट हो जाएगा। A नॉट बराबर 1, और होना क्या चाहिए, A1 बराबर 1। इसलिए ये लिखना गलत होगा और ये लिखना हमारे पास में सही होगा। मतलब इस अनुक्रम का जो सही एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है वो यही है, ये इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हुआ। तो ध्यान देंगे कि आपके पास में जो अनुक्रम दिया हुआ है, यहां ये अनुक्रम है और यहां ये अनुक्रम है। इस दोनों अनुक्रम को, जो दिया गया अनुक्रम एग्जाम्पल में हमने लिया, उस दोनों अनुक्रम को हम लोग उसको एक्सप्लिसिट फॉर्मूला के रूप में, उसके n वें पद को आप कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिट फॉर्मूला के रूप में हमने लिखा। और n जो है, कहने का अर्थ है कि n हमारे पास में एक प्राकृत संख्या है, ये सीक्वेंस का डिफिनीशन है। तो प्राकृत संख्या के रूप में हमने उसको लिखा है। तो अगर वह सीक्वेंस का सभी पद अगर एक्सप्लिसिट फॉर्मूला के रूप में लिखा जाए तब वह प्रोग्रेशन है, और अगर नहीं लिख सकते हैं तब वह प्रोग्रेशन नहीं है। अब बात उठता है यहां कि प्रोग्रेशन
कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारा जो चैप्टर है उसमें 3 प्रकार का प्रोग्रेशन हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। तो अब देखते हैं कि वह 3 प्रकार का प्रोग्रेशन कौन कौन है। प्रोग्रेशन कई प्रकार के होते हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं इसके। परंतु हमें इस क्लास के लिए, आईआईटीज के लिए 3 प्रकार का प्रोग्रेशन का अध्ययन करना है। अध्ययन करना है। प्रोग्रेशन कई प्रकार के होते हैं, परंतु हमें 3 प्रकार का प्रोग्रेशन का अध्ययन करना है। सबसे पहला प्रोग्रेशन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे आप अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। दूसरा प्रोग्रेशन है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसे हम लोग जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी कहेंगे। और तीसरा प्रकार का जो प्रोग्रेशन है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसे हम लोग हार्मोनिक सीक्वेंस भी कहेंगे। हार्मोनिक सीक्वेंस कहेंगे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग एपी और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग जीपी और हार्मोनिक्स प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग एचपी कहते हैं। आप ऐसा नहीं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखे तो आप एएस करना शुरू कर दें, एएस, जीएस, एचएस ये नहीं करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहां से आप शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। इसका एपी है, एब्रीहेंशन है इसका। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यहां से आपका जीपी आ गया। और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसे आप एचपी कहेंगे। अब समानांतर श्रेणी, हिंदी में अगर कहेंगे समानांतर श्रेणी इसे कहेंगे। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को आप गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे और हरोत्तर श्रेणी कहेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। इस प्रकार से यह श्रेणी क्रम है। एनसीईआरटी का जब किताब देखेंगे तो उसमें 2 प्रकार का प्रोग्रेशन का चर्चा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। यहां 3 प्रकार का प्रोग्रेशन है। और जब आप इसका स्टडी करेंगे, जब बाद में इसके सीरीज की बात करेंगे और इसके समेशन की बात करेंगे, वहां इस दोनों सीक्वेंस को या कहें कि दोनों प्रोग्रेशन को अटैच्ड करके प्रोडक्ट के रूप में कॉरस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट कर एक नया भी बनाएंगे जिसको हम लोग एजीएस कहते हैं। तो ये काम बाद में करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टडी करेंगे,
एक एक करके कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समानांतर श्रेणी क्या है। पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे, बाद में देखेंगे कि समानांतर श्रेणी कितने टाइप के हो सकते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि इसका सामान्य पद क्या होगा, समानांतर श्रेणी का जोड़ क्या होगा और समानांतर माध्य क्या होगा। ये सारी बातों को पढ़ना है। साथ में समानांतर श्रेणी का गुण क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो बारी बारी से ये सारी बात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए भी पढ़ना है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी पढ़ना है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोग्रेशन को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अब शुरू करते हैं स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट आपका जो प्रोग्रेशन है उसमें पहला प्रोग्रेशन को शुरू करते हैं। हम लोग स्टडी करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? समानांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी कह लें का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे तो प्रोग्रेशन में स्टडी भी होता है, प्रगति भी है, लेकिन समानांतर श्रेणी ही हम लोग कहते हैं। तो आप समानांतर श्रेणी का स्टडी करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टडी करेंगे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, पहले इसके परिभाषा की बात करेंगे। अनुक्रम व्यवस्थित क्रम में आपका अनुक्रम होना चाहिए। तो अनुक्रम या इसे सीक्वेंस कहें, सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं यदि, क्या कंडीशन होगा, यदि किसी पद तथा उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, तुरंत पहले पद का अंतर कांस्टेंट हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो। अनुक्रम को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं यदि किसी पद और उसके तुरंत पहले पद का अंतर स्थिर हो। अब कहने का अर्थ है कि आपके पास में A1, A2, A3, A4, A5 so on एक अनुक्रम है, अब देखिए ये पद आप लेते हैं A2 और उसके जस्ट पहले वाले टर्म के साथ उसका अंतर निकालते हैं। अब यह अंतर आप निकालेंगे, समथिंग कुछ आ जाए, मान लीजिए K आ जाएगा। अब A3 को से इसके पहले वाले टर्म का अंतर निकालिए, वो भी K आ जाए। A4 के जस्ट पहले वाले टर्म का अंतर भी K आ गया। A5 के पहले वाला टर्म A4 है, उसका भी अंतर K आ जाए, ऐसो ऑन। तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट आए, अंतर जो है आपका कांस्टेंट हो, अगर ऐसा हो जाए तब यह अनुक्रम जो है
समानांतर श्रेणी में कहलाएगा। तब कहेंगे कि अगर ऐसा होता है तब कहेंगे कि A1, A2, A3, A4 समानांतर श्रेणी में है। अगर ऐसा होता है तब कि आप किसी भी टर्म को ले और उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटाएं, तब हम उस अनुक्रम को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहेंगे या एपी कहेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थ ही है कि इसको एपी कहेंगे, शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। और यदि यह अंतर कांस्टेंट नहीं मिलता है तब कहेंगे कि वह अनुक्रम एपी में नहीं है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 2, 5, 9, 14 ऐसे ऑन। तो इसमें सेकेंड टर्म में अगर फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो 5 - 2 3 आ गया। अगर थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएंगे तो 4 आ जाता है। अगर फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को घटाएंगे तो ये हमारे पास 5 आ गया। तो कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, कांस्टेंट वैल्यूज नहीं आया डिफरेंस का। इसलिए 2, 5, 9, 14 ऐसे ऑन एपी में नहीं है। तब कहेंगे कि यह अनुक्रम एपी में नहीं है। लेकिन एक दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, अब देखते हैं कि यहां A2 - A1 6 - 3 3 हो गया। A3 - A2 तो यहां 9 - 6 बराबर 3 आ गया। A4 - A3 तो 12 - 9 बराबर 3 हो गया। A5 - A4 तो 15 - 12 ये भी 3 आ गया। डॉट डॉट। अब देखिए यहां जो डिफरेंसेस है वो सब 3 3 3 3 आ रहा है। इसका अर्थ है कि सभी डिफरेंस सेम है। मतलब यहां कह सकते हैं A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इज इक्वल टू ऐसे ऑन है। अगर ऐसा मिल जाए तब हम कहेंगे कि 3, 6, 9, 12 और 15 ऐसे ऑन आर इन एपी, मतलब एपी में है। मतलब यह अनुक्रम एपी में है। तो ऐसा अनुक्रम लें जिसको किसी पद और उसके जस्ट तुरंत पहले वाला पद, इंग्लिश में इसको कहते हैं एनी डिफरेंस बिटवीन एनी पद एंड जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, तुरंत पहले वाला टर्म। प्रीसीडिंग टर्म नहीं कहेंगे, प्रीसीडिंग का मतलब कि A5 का प्रीसीडिंग तो A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है। तो हम कह रहे हैं जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, माने A5 के जस्ट प्रीसीडिंग टर्म A4 है और उसका डिफरेंस अगर कांस्टेंट मिल जाए तब हम उस अनुक्रम को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और जब भी आपसे पूछा जाए कि आपका जो सीक्वेंस है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तब ऐसी स्थिति में इसी प्रोसेस का प्रयोग करके आप देखेंगे कि अगर डिफरेंस सेम आ रहा हो तब कहेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा हो तब ऐसी स्थिति में कहेंगे
कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब यहां जो कांस्टेंट डिफरेंस मिलता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। अभी स्टूडेंट हम लोग देखे क्या कि A1, A2, A3, A4 so on AN, बाद में भी हो सकता है so on, समानांतर श्रेणी में है, मीन्स AP में है। शॉर्ट में लिखते हैं, या इसे इंग्लिश में आप R in AP कहेंगे। तो इस AP का डिफिनीशन बताता है कि आप A2 माइनस A1 कर लें, या फिर A3 माइनस A2 कर लें, या फिर A4 माइनस A3 कर लें, so on, या इसके जस्ट पहले वाला टर्म AN माइनस 1 कर ले, या इसके बाद का भी टर्म। सभी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस समान आता है। मानते हैं कि K आया, सभी का डिफरेंस समान आया, स्थिर आया, कांस्टेंट आया, तो इस स्थिर मान को ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहां स्थिर या कांस्टेंट मान को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, क्या हिंदी इसका है? सार्व अंतर। सार्व अंतर कहते हैं, और इसे शॉर्ट में चूंकि कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां इसे शॉर्ट में C.D लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, और सिर्फ D भी लिख सकते हैं, माने D के द्वारा इसे निरूपित करते हैं। D के द्वारा निरूपित करते हैं किसे? कॉमन डिफरेंस को, सार्व अंतर को। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम पूछे कि D क्या हुआ, तो D बराबर हम कहेंगे कि A2 माइनस A1 है, या A3 माइनस A2 है, या A4 माइनस A3 है, या so on AN माइनस 1 है, या so on। अब इसकी जो भी वैल्यू आ जाए, यही सार्व अंतर है। क्योंकि सारे अंतर तो सेम ही है, तो किसी भी टर्म को इसके जस्ट पीछे वाले टर्म के साथ घटाएंगे, और घटाने के बाद जो अंतर आएगा उसी अंतर को कॉमन डिफरेंस कहेंगे, सार्व अंतर कहेंगे, और इस प्रकार से आप सार्व अंतर निकाल सकते हैं। अब यहां सीखना होगा एक एग्जाम्पल के द्वारा कि आप सार्व अंतर को निकालेंगे कैसे। तो एक तो सिंपल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां से। मान लिया जाए कि 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट है। तो यहां यह चेक कर लेना कि एपी है कि नहीं, पहले ही चेक कर लें। हम पूछ रहे हैं अनुक्रम इसका का सार्व अंतर बताएं। ये आपके लिए क्वेश्चन दे दिए, इसका सार्व अंतर बताएं। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि एपी है या नहीं है। एपी के लिए सभी डिफरेंसेस सेम आना चाहिए। 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, और 14 माइनस 11 भी 3।
इसका मतलब कि यह एपी में दिया गया है। जब एपी में दिया हुआ है तो डी इक्वल टू आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1 मीन्स 5 माइनस 2 बराबर रिजल्ट आ गया 3। ये हमारा सार्व अंतर निकल गया, ये हमारा सार्व अंतर निकल गया। कभी कभी प्रश्न में an दिया हुआ रहेगा, यनमा पद 2n प्लस 1 है, तो सार्व अंतर बताएं। सार्व अंतर क्या होगा? ऐसा भी प्रश्न दिया हुआ रह सकता है। तो आप क्या करेंगे कि n इक्वस टू 1 कर रखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। A2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5 हो गया। अब तो निकालने का जरूरत है नहीं, तो सार्व अंतर बराबर A2 माइनस A1। ये एपी में रहेगा तब, नहीं तो फिर चेक करेंगे कि एपी है या नहीं। हम एग्जांपल दे रहे हैं कि ये एपी है, तब आप सार्व अंतर बताएं। तो A2 माइनस A1, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। इस प्रकार से हम सार्व अंतर निकालते हैं। अब यहां नोट में एक बात ध्यान रखना होगा। नोट में आपको एक बात बहुत ही ध्यान रखने की बात है। क्या रखना है? अगर प्रथम पद एपी का ए है और इसका सार्व अंतर जो है वो डी है, सपोज कीजिए, तो पहला पद तो ए हो गया, दूसरा हो जाएगा, सार्व अंतर जोड़ते जाएंगे, ए प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एज सो ऑन, एपी में है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि अगर प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है, तो प्रत्येक पद में डी जोड़ते जाएंगे, तो हमारे पास ये एपी का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस फाइंड हो जाएगा, और इसे याद रखना अनिवार्य है। अगले क्लास में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कि सार्व समानांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं और इसका सामान्य पद क्या होता है और उसके सामान्य पद से रिलेटेड प्रश्न क्या होते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो क्लास है स्टूडेंट यहां हम समाप्त करते हैं। आप समझ गए होंगे कि समानांतर श्रेणी क्या है, साथ में ये भी समझ गए होंगे कि सार्व अंतर क्या है, समानांतर श्रेणी का जांच हम कैसे करते हैं, और समानांतर श्रेणी का को हम किस पदों में कैसे लिखते हैं, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का जो क्लास है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।